हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस न्यू लेक्चर में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। ये जो टॉपिक है ये एक 5 स्टार टॉपिक है, यानी कि ये टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इस टॉपिक को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। हम लोग डिस्कस करेंगे प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन क्या होता है, इसके साथ साथ इसके कितने टाइप्स होते हैं, जैसे कि समझेंगे जेस्टेशनल हाइपरटेंशन क्या होता है, प्रीक्लेम्सिया क्या होता है, एक्लेम्सिया क्या होता है, इसके कॉजेस क्या होते हैं, ठीक है। इसके जो है रिस्क फैक्टर क्या क्या होते हैं, कैसे इसको डायग्नोस करते हैं, क्या इसमें मैनेजमेंट प्रोवाइड करते हैं, क्या क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलते हैं, सारी चीजें ए टू जेड बहुत ही सिंपल तरीके से डिस्कस करेंगे, ठीक है। चाहे आपका कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या फिर आपका कोई यूनिवर्सिटी एग्जाम हो, इस टॉपिक से क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। तो आपको बहुत ही अच्छे से, बहुत ही ध्यान से इसको पढ़ना है, ठीक है। एक एक पॉइंट को बहुत ही अच्छे से ध्यान से इसको याद रखना है, ओके। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, बात करते हैं प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन के बारे में। जैसा कि यहाँ पर नाम से इंडिकेट हो रहा है, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, यानी कि ऐसा हाइपरटेंशन जो प्रेगनेंसी के टाइम पर होता है, ठीक है। उसके बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन होता क्या है, ठीक है। हाइपरटेंशन डिफाइंड इन प्रेगनेंसी, बीपी इक्वल टू मोर देन 140/90 mmHg on 2 occasions और 4 hour apart in pregnancy। यहाँ पर आपको ध्यान से समझना है कि प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन कहते किसको हैं। तो प्रेगनेंसी के टाइम पर अगर जो ब्लड प्रेशर है, जो बीपी है, वो इक्वल टू मोर देन 140/90 mmHg रहता है, ठीक है। कितना ब्लड प्रेशर? इक्वल टू मोर देन 140/90 mmHg, ठीक है। और ऑन 2 ओकेशंस, यानी कि टू टाइम्स, और कब? 4 आवर अपार्ट इन प्रेगनेंसी, यानी प्रेगनेंसी के टाइम पर 4 घंटे पे, प्रेगनेंसी के टाइम पर 4 घंटे पे अगर 2 बार इतना ब्लड प्रेशर देखने को मिलता है तो हम उसको बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। क्या बोलेंगे? प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। फिर से हम लोग समझते हैं, अगर कोई फीमेल है जो प्रेग्नेंट है, उसमें जो ब्लड प्रेशर है वो 2 बार, ठीक है, 2 ओकेशंस, 4 घंटे पे, ठीक है, 4 आवर अपार्ट इन प्रेगनेंसी के टाइम पर 4 घंटे पर 2 बार अगर ब्लड प्रेशर इक्वल टू मोर देन 140/90 mmHg देखने को मिलता है तो इस कंडीशन को बोलते हैं प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन के बारे में, ठीक है। बहुत ही सिंपल डिफिनीशन है कि अगर कोई फीमेल है जो प्रेग्नेंट है, उसमें 2 बार, ठीक है, 2 बार 4 घंटे पे 2 बार अगर यहाँ पर इक्वल टू मोर देन 140/90 mmHg इतना ब्लड प्रेशर देखने को मिलता है, यानी कि 140/90 140/90 mmHg या फिर उससे ऊपर अगर ब्लड प्रेशर 2 बार, ठीक है, 4 घंटे पे देखने को मिलता है तो इसको बोलते हैं प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। अब तो आप लोग समझ गए होंगे। और यहाँ पर आप लोग यहाँ पर ध्यान देना है, बीपी इज नॉर्मल बिफोर प्रेगनेंसी। जो ब्लड प्रेशर है वो कितना था? नॉर्मल था बिफोर प्रेगनेंसी। कोई ऐसी फीमेल है जिसका जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल था, कब? बिफोर प्रेगनेंसी, ठीक है। प्रेगनेंसी के टाइम पर अगर ये कंडीशन देखने को मिलती है तो इसको बोलते हैं प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। इसके साथ साथ ये जो प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है ना, ये रिजॉल्व हो जाती है। कब रिजॉल्व हो जाती है? विद इन 12 वीक्स पोस्टपार्टम पीरियड में ये प्रॉब्लम जो होती है रिजॉल्व हो जाती है ऑटोमेटिक, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। चलिए हम लोग अब बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, इसका क्लासिफिकेशन, कि भाई जो प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन होता है कितने टाइप्स का होता है, कितने पार्ट में इसको क्लासिफाई किया जाता है। अगर यहाँ पर हम इसके क्लासिफिकेशन की बात करें तो प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन जो होता है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, यानी कि 3 टाइप का होता है। फर्स्ट है जेस्टेशनल हाइपरटेंशन। क्या है? जेस्टेशनल हाइपरटेंशन। थर्ड है प्री एक्लेम्सिया। जो प्री एक्लेम्सिया होता है 2 टाइप का होता है, माइल्ड प्रीक्लेम्सिया और मॉडरेट प्रीक्लेम्सिया। थर्ड है यहाँ पर एक्लेम्सिया, ठीक है। तो यहाँ पर प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, 3 टाइप के होते हैं। इन तीनों को हम एक एक करके बहुत ही अच्छे से डिस्कस करते हैं। चलिए हम लोग सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर
जेस्टेशनल हाइपरटेंशन की, कि भाई ये जेस्टेशनल हाइपरटेंशन क्या होता है, आपने कई बार इसका नाम सुना होगा। जेस्टेशनल हाइपरटेंशन की यहाँ पर हम लोग बात करते हैं तो इसमें जो ब्लड प्रेशर होता है प्रेगनेंसी के टाइम पर वो इक्वल टू मोर देन 140/90 mmHg आफ्टर 20 वीक ऑफ जेस्टेशन। अगर कोई ऐसी फीमेल है जो प्रेग्नेंट है, उसमें आफ्टर 20 वीक ऑफ जेस्टेशन यानी 20 वीक की प्रेगनेंसी के बाद अगर ब्लड प्रेशर 140/90 mmHg या फिर 140/90 mmHg से ऊपर देखने को मिलता है आफ्टर 20 वीक ऑफ जेस्टेशन, आफ्टर 20 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, तो इस कंडीशन को बोलते हैं हम लोग जेस्टेशनल हाइपरटेंशन। ठीक है। अगर हम लोग इस नेक्स्ट बात करें तो नो प्रोटीनूरिया, इसमें क्या होता है, नो प्रोटीनूरिया और नो इंड ऑर्गन डैमेज। यहां पर आपको ध्यान देना है कि जेस्टेशनल हाइपरटेंशन के कंडीशन में प्रोटीनूरिया देखने को नहीं मिलता है और कोई भी इंड ऑर्गन डैमेज देखने को नहीं मिलता है। ठीक। अब यहाँ पर ये प्रोटीनूरिया क्या होता है, प्रोटीनूरिया का मतलब होता है प्रोटीन प्रेजेंस इन द यूरिन। ठीक है। अगर कोई ऐसी फीमेल है जिसके यूरिन में अगर प्रोटीन आ रहा है, ठीक है, यूरिन के साथ अगर प्रोटीन आ रहा है तो उस कंडीशन को बोलते हैं प्रोटीनूरिया। ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, जेस्टेशनल हाइपरटेंशन के कंडीशन में प्रोटीनूरिया देखने को नहीं मिलता है और कोई भी इंड ऑर्गन डैमेज देखने को नहीं मिलता है। ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे जेस्टेशनल हाइपरटेंशन। जेस्टेशनल हाइपरटेंशन क्या होता है, जो ब्लड प्रेशर होता है वो आफ्टर 20 वीक ऑफ प्रेगनेंसी जो ब्लड प्रेशर होता है वो इक्वल टू मोर देन 140/90 mmHg देखने को मिलता है। ठीक है, जिसको जेस्टेशनल हाइपरटेंशन बोलते हैं और इसमें नो प्रोटीनूरिया, नो इंड ऑर्गन डैमेज। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं प्री एक्लेम्सिया की। प्री एक्लेम्सिया क्या होता है, अगर हम लोग बात करें प्री एक्लेम्सिया की, तो जो प्री एक्लेम्सिया होता है ना, ये दो टाइप का होता है, एक होता है माइल्ड प्री एक्लेम्सिया, दूसरा होता है सीवियर प्री एक्लेम्सिया। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं माइल्ड प्री एक्लेम्सिया की। माइल्ड प्री एक्लेम्सिया की यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो इसमें जो ब्लड प्रेशर होता है वो कितना होता है, जो ब्लड प्रेशर होता है वो इक्वल टू मोर देन 140/90 mmHg बट लेस देन 160/110 mmHg। जो माइल्ड प्रीक्लेम्सिया में जो ब्लड प्रेशर होता है वो कितना होता है, 140/90 mmHg हो सकता है या फिर 140/90 mmHg से ऊपर हो सकता है। ठीक है, लेकिन 160/90 mmHg से कम रहता है। ठीक है, और ये कंडीशन कब होती है, आफ्टर 20 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। इसके साथ साथ माइल्ड प्रीक्लेम्सिया में प्रोटीनूरिया भी देखने को मिलता है। ठीक है, ये यहाँ पर ध्यान देना है कि माइल्ड प्रीक्लेम्सिया की कंडीशन में जो ब्लड प्रेशर रहता है वो इक्वल टू मोर देन 140/90 mmHg बट लेस देन 160/90 लेस देन 160/110 mmHg होता है। इसके साथ साथ इसमें प्रोटीनूरिया भी देखने को मिलता है, यानी कि यूरिन के साथ प्रोटीन भी आता है। और कितना प्रोटीन आता है, इक्वल टू मोर देन 300 mg पर डे। यहाँ पर जो प्रोटीन है वो यूरिन के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये हुई बात माइल्ड प्रेक्लेम्सिया की। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सीवियर प्रेक्लेम्सिया की। सीवियर प्रेक्लेम्सिया की कंडीशन में भाई क्या होता है, जो ब्लड प्रेशर होता है ना, सीवियर प्रेक्लेम्सिया की कंडीशन में जो ब्लड प्रेशर होता है वो कितना होता है, इक्वल टू मोर देन 160/110 mmHg होता है। ठीक है, कितना ब्लड प्रेशर होता है सीवियर प्रेक्लेम्सिया में, इक्वल टू मोर देन 160/90 mmHg होता है आफ्टर 20 वीक ऑफ प्रेगनेंसी विद सीवियर प्रोटीनूरिया। इसमें क्या होता है, सीवियर प्रोटीनूरिया भी होता है। इसके साथ साथ यहाँ पर साइन ऑफ इंड ऑर्गन डैमेज भी देखने को मिलता है, यानी कि जो ऑर्गन्स होते हैं वो भी डैमेज होते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, यह सीवियर प्री एक्लेम्सिया। आई होप आप लोग समझ गए होंगे सीवियर प्रेक्लेम्सिया। सीवियर प्रेक्लेम्सिया में जो ब्लड प्रेशर होता है वो इक्वल टू मोर देन 160/110 mmHg होता है। इसके साथ साथ सीवियर प्रोटीनूरिया भी होता है और साथ में इंड ऑर्गन डैमेज भी देखने को यहाँ पर मिलता है। ठीक है, तो आई होप आप लोग ये दो कंडीशन समझ गए होंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अब यहाँ पर एक्लेम्सिया की, कि भाई एक्लेम्सिया क्या होता है। अगर हम लोग यहाँ पर एक्लेम्सिया की बात करें तो एक्लेम्सिया की कंडीशन में क्या होता है, एक्लेम्सिया के कंडीशन में सीवियर प्री एक्लेम्सिया देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, सीवियर प्री एक्लेम्सिया देखने को मिलता है। इसके साथ साथ जनरलाइज्ड टोनिक क्लोनिक सीजर्स भी देखने को मिलते हैं।
बात आई समझ में? तो हम लोग यहाँ पर फिर से समझते हैं। ये जो देख रहे हैं ना, ये सीवियर प्रीक्लेम्सिया देखने को, ये जो सीवियर प्रीक्लेम्सिया आप लोग देख रहे हैं ना, सीवियर प्रीक्लेम्सिया भी देखने को मिलता है। इसके साथ साथ जनरलाइज्ड टोनिक क्लोनिक सीजर्स भी देखने को मिलते हैं। अगर ये दोनों अगर कंडीशन जो होती हैं साथ में, दो कंडीशन यहाँ पर देखने को मिलती हैं, तो इसको बोल देते हैं हम लोग एक्लेम्सिया। ठीक है, सीवियर प्रीक्लेम्सिया प्लस जनरलाइज्ड टोनिक क्लोनिक सीजर, तो इसको हम लोग बोलेंगे एक्लेम्सिया। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं कि यहाँ पर एक्लेम्सिया की कंडीशन में जनरलाइज्ड टोनिक क्लोनिक सीजर्स क्यों देखने को मिलता है। थोड़ा सा यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि होता क्या है यहाँ पर, जब भी हाइपरटेंशन होता है, जब भी फीमेल में हाइपरटेंशन होता है, तो उस टाइम पर क्या होता है, हाइपरटेंशन की कंडीशन में क्या होता है, जो हमारे बॉडी के ऑर्गन्स है ना, उनमें ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, जब भी ब्लड सप्लाई हमारे बॉडी के ऑर्गन्स के अंदर डिक्रीज होता है, तो जो ब्रेन होता है उसमें भी ऑक्सीजन डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, यानी कि जो ब्लड सप्लाई है वो डिक्रीज हो जाता है किसके अंदर, ब्रेन के अंदर। तो अगर ब्रेन के अंदर ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो जाता है, तो ब्रेन में क्या हो जाता है, सेरिब्रल हाइपोक्सिया हो जाता है। सेरिब्रल हाइपोक्सिया के कारण यहाँ पर कन्वर्जेंस देखने को मिलते हैं, यानी कि सीजर्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, जब भी हाइपरटेंशन होता है, तो हाइपरटेंशन में जो ब्लड सप्लाई है वो ब्रेन को डिक्रीज हो जाता है, ब्रेन में सेरिब्रल हाइपोक्सिया हो जाता है, और सेरिब्रल हाइपोक्सिया के कारण क्या होता है, यहाँ पर सीजर्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे क्लासिफिकेशन के बारे में। यहाँ पर 3 टाइप के प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन होते हैं। कौन कौन? जेस्टेशनल हाइपरटेंशन होता है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। जेस्टेशनल हाइपरटेंशन होता है, और क्या होता है, प्रीक्लेम्सिया होता है, जिसमें 2 टाइप होते हैं, माइल्ड और सीवियर, और तीसरा जो होता है एक्लेम्सिया होता है। आई होप आप लोग ये 3 चीजें समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट। हम लोग अब बात करते हैं साइन ऑफ इंड ऑर्गन डैमेज। ये हम लोग अभी कई बार हमने देखा कि साइन ऑफ इंड ऑर्गन जो डैमेज है किसमें देखने को मिलता है, ये सीवियर प्रीक्लेम्सिया में देखने को मिलता है। ठीक है, सीवियर प्रीक्लेम्सिया और एक्लेम्सिया, ये 2 कंडीशन ऐसी हैं जिसमें साइन ऑफ इंड ऑर्गन डैमेज देखने को मिलता है, यानी कि जो जो ऑर्गन्स हैं हमारे बॉडी के वो डैमेज हो रहे हैं। ठीक है, तो जब भी हमारे बॉडी के अंदर ऑर्गन्स डैमेज हो रहे हैं प्रेगनेंसी के टाइम पर, तो उसमें कौन कौन साइन देखने को मिलेंगे। ठीक है, कौन कौन इंड ऑर्गन डैमेज के साइन होते हैं। साइन की बात करें तो यहाँ पर जो लीवर एंजाइम्स है ना, वो क्या होते हैं, रेस्ट होते हैं, यानी जो लीवर एंजाइम्स हैं वो बढ़े हुए मिलते हैं। ठीक है, कितना बढ़ जाता है, इक्वल टू मोर देन 2 टाइम्स, इक्वल टू मोर देन 2 टाइम्स देन नॉर्मल वैल्यू। जो नॉर्मल वैल्यू होती है, जो नॉर्मल वैल्यू होती है लीवर एंजाइम्स की, उससे 2 या फिर 2 गुना ज्यादा जो है लीवर एंजाइम से बढ़े हुए मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर सीरम क्रिएटिनिन, जो सीरम क्रिएटिनिन है, सीरम क्रिएटिनिन का जो लेवल है वो इक्वल टू मोर देन 1.1 यहाँ पर देखने को मिलता है। इसके साथ साथ प्लेटलेट काउंट जो होता है वो लेस देन 1 लाख देखने को मिलता है। ठीक है, जो प्लेटलेट काउंट होता है वो डिक्रीज हो जाता है। इसके साथ साथ यहाँ पर विजुअल सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। विजुअल सिम्टम्स की बात करें तो जैसे कि ब्लड विजन, हाइपरटेंशन में क्या होगा, ब्लड विजन हो सकता है सीवियर कंडीशन में। इसके साथ साथ सेरिब्रल एडिमा हो सकता है, और क्या होगा, पल्मोनरी एडिमा देखने को मिलेगा। तो ये साइन किसके हैं, इंड ऑर्गन डैमेज के हैं। जब भी इंड ऑर्गन डैमेज होगा तो ये साइन देखने को मिलेंगे। ठीक है, और इंड ऑर्गन डैमेज किसमें देखने को मिलता है, इंड ऑर्गन डैमेज देखने को मिलता है सीवियर प्रीक्लेम्सिया में और एक्लेम्सिया की कंडीशन में। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इटियोलॉजी की, कि भाई यहाँ पर जो प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन है ना, उसका कॉज क्या है, उसके रिस्क फैक्टर क्या है। सबसे पहले इटियोलॉजी यानी कॉजेस की बात करते हैं, बाद में हम लोग रिस्क फैक्टर देखेंगे। अगर हम यहाँ पर कॉजेस की बात करें तो इसका एग्जैक्ट कॉज अननोन है। जो प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन है ना, इसका जो एग्जैक्ट कॉज है अननोन, एग्जैक्ट कॉज कुछ नहीं पता है। लेकिन लेकिन यहाँ पर क्या है, लेकिन एबनॉर्मल प्लेसेंटा, एबनॉर्मल प्लेसेंटा के कारण ये कई बार जो होता है ये प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन देखने को मिलता है। एबनॉर्मल प्लेसेंटा, कोई भी अगर प्लेसेंटा के अंदर कोई एबनॉर्मलिटी है तो उसके कारण यहाँ पर क्या होता है, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन देखने को मिलता है। ठीक है, या फिर इंडोथीलियल डिसफंक्शन। इंडोथीलियल डिसफंक्शन का मतलब जो इंडोथीलियल जो ब्लड वेसल्स हैं उनके डिसफंक्शन के कारण भी यहाँ पर ये प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, इसके साथ साथ मैटरनल इम्यून रिस्पॉन्स, जो मदर है ना उसका अगर
जो जो मदर है उसका अगर इम्यून रिस्पॉन्स जो अल्टर हो जाता है, अगर फीमेल के बॉडी का इम्यून सिस्टम अल्टर हो जाता है तो उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर बात करते हैं रिस्क फैक्टर्स की, कि भाई यहाँ पर जो प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन है उसका रिस्क फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं। रिस्क फैक्टर की बात करें तो सबसे यहाँ जो पहला रिस्क फैक्टर है वो है मैटरनल एज। मैटरनल एज में क्या है, यहाँ पर लेस देन 20 ईयर या फिर मोर देन 35 ईयर। अगर कोई ऐसी फीमेल है जो लेस देन 20 ईयर की है या फिर कोई ऐसी फीमेल है जो मोर देन 35 ईयर की है, इस एज में अगर कोई भी फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो उसमें चांसेस हैं कि प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है प्राइमरी ग्रेविडा। प्राइमरी ग्रेविडा की जो फीमेल्स होती हैं उनमें भी चांसेस होते हैं किसके, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन के। प्राइमरी ग्रेविडा का मतलब जिसने फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी को कंसीव किया है। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर ओबिसिटी। अगर कोई ऐसी फीमेल है जो ओबेज है, ठीक है, एक्सेसिव वेट गेन किया है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो उस कंडीशन में भी यहाँ पर क्या हो सकता है, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन हो सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर फैमिली हिस्ट्री। अगर फैमिली हिस्ट्री है कोई प्रीक्लेम्सिया की, एक्लेम्सिया की या फिर प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन की कोई फैमिली हिस्ट्री है तो भी यहाँ पर चांसेस हैं हो सकता है आपको। नेक्स्ट है यहाँ पर मल्टीपल जेस्टेशन। मान लीजिए जो यूट्रस है, यूट्रस के अंदर मल्टीपल जेस्टेशंस हैं, मल्टीपल फिटस हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में भी क्या हो सकता है, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन हो सकता है। ये क्या है, यह है रिस्क फैक्टर। नेक्स्ट यहाँ पर है क्रोनिक हाइपरटेंशन। अगर कोई ऐसी फीमेल है जिसको क्रोनिक हाइपरटेंशन है, ठीक है, कोई क्रोनिक रिनल डिजीज है, ठीक है, डायबिटीज की पेशेंट है, तो उस कंडीशन में भी क्या होता है, यहाँ पर प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पर हिस्ट्री। अगर प्रीवियस हिस्ट्री है, प्रीवियस प्रेगनेंसी में उसको प्रीक्लेम्सिया, एक्लेम्सिया या फिर जेस्टेशनल हाइपरटेंशन हुआ था तो भी यहाँ पर ये प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट यहाँ पर मोलर प्रेगनेंसी में भी कई बार प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन देखने को मिलता है। तो ये क्या है, ये है रिस्क फैक्टर जिसके कारण क्या होता है, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन देखने को मिल सकता है। ओके, चलिए हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट की। अब भाई आप फीमेल को डायग्नोस कैसे करेंगे। कोई फीमेल है जो आपके पास आई है, उसमें कैसे डायग्नोस करोगे कि भाई इसको प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन है। तो डायग्नोस करने के लिए कई यहाँ पर टेस्ट करवाए जाते हैं, कई टेस्ट होते हैं। सबसे पहला प्राइमरीली आपको क्या करना है, ब्लड प्रेशर मेजरमेंट करना है। क्या करना है, ब्लड प्रेशर मेजरमेंट करना है। जब आप ब्लड प्रेशर को मेजर करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि आफ्टर 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी में जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ा हुआ मिलेगा। कितना ब्लड प्रेशर मिलेगा, इक्वल टू मोर देन 140/90 mmHg आपको ब्लड प्रेशर देखने को मिलेगा। ठीक है, कितने बार, 2 बार देखने को मिलेगा। अगर 2 बार अगर यहाँ पर ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ मिलता है 4 घंटे के अपार्ट में 2 बार अगर ब्लड प्रेशर इक्वल टू मोर देन 140/90 mmHg देखने को मिलता है तो हम लोग कहेंगे कि जो फीमेल है इसको क्या है, जेस्टेशनल हाइपरटेंशन है। ठीक है, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया था। नेक्स्ट है यूरिन एनालिसिस। अब फीमेल में क्या करवाते हैं, यूरिन एनालिसिस करवाते हैं। यूरिन एनालिसिस क्यों करवाते हैं, हम लोग चेक करते हैं कि जो यूरिन है उसमें कहीं प्रोटीन तो नहीं आ रहा है। ठीक है, फीमेल को कहीं प्रोटीनूरिया तो नहीं है। तो प्रोटीनूरिया को डायग्नोस करने के लिए यहाँ पर यूरिन एनालिसिस करवाते हैं। ठीक है, जब आप यूरिन एनालिसिस करवाएंगे तो अगर यूरिन में अगर प्रोटीन देखने को मिल रहा है तो इसका मतलब क्या है, प्रोटीनूरिया है। और प्रोटीनूरिया की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर कितना प्रोटीन देखने को मिलेगा, 24 आवर के अंडर में जो प्रोटीन है वो इक्वल टू मोर देन 300 mg देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करवाना है, यूरिन एनालिसिस करवानी है। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, नेक्स्ट यहाँ पर ब्लड इन्वेस्टिगेशन। ब्लड इन्वेस्टिगेशन जब आप करवाएंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा। अगर हम लोग यहाँ पर ब्लड इन्वेस्टिगेशंस की बात करें तो जब आप सीबीसी करवाएंगे तो सीबीसी में क्या देखने को मिलेगा, लो प्लेटलेट काउंट देखने को मिलेगा जिसको थ्रोम्बोसाइटोपिनिया बोलते हैं। इसके साथ साथ अगर लीवर फंक्शन टेस्ट आप करवाएंगे तो उसमें क्या देखने को मिलेगा, जो एएसटी एएलटी है वो क्या देखने को मिलेगा, एलिवेटेड देखने को मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर रीनल फंक्शन टेस्ट। रीनल फंक्शन टेस्ट जब आप करवाएंगे तो क्या देखने को मिलेगा, एलिवेटेड क्रिएटिनिन और यूरिक एसिड देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ
जो कोगुलेशन प्रोफाइल है ना वो प्रोलॉन्ग क्लॉटिंग टाइम उसमें देखने को मिलेगा। तो ये आप जो देख पा रहे हैं ना, जो ब्लड इन्वेस्टिगेशन देख पा रहे हैं ना, ये क्या है, ये आपके हैं, ये हैं आपके इंड ऑर्गन डैमेज के साइन है। क्या है, साइन ऑफ इंड ऑर्गन डैमेज है। अगर किसी फीमेल में इंड ऑर्गन डैमेज हो रहे हैं, ऑर्गन्स डैमेज हो रहे हैं, तो उस कंडीशन में ये जो है साइन देखने को मिलेगा। ठीक है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया देखने को मिलेगा, एएसटी एएलटी जो लीवर एंजाइम्स है वो इंक्रीज देखने को मिलेंगे। ठीक है, सीरम में क्रिएटिनिन यूरिक एसिड बढ़ा हुआ मिलेगा, जो क्लॉटिंग टाइम है वो इंक्रीज हो जाएगी। राइट, तो ये यहाँ पर क्या है, डायग्नोस्टिक टेस्ट है जिनसे आप प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन को डायग्नोज कर सकते हैं कि जो फीमेल है उसको जेस्टेशनल हाइपरटेंशन तो नहीं है। ठीक है, जेस्टेशनल हाइपरटेंशन में क्या होता है, ओनली ब्लड प्रेशर जो होता है बढ़ा हुआ होता है। अगर हम लोग प्रीक्लेम्सिया की बात करें तो माइल्ड प्रीक्लेम्सिया में ओनली क्या होता है, माइल्ड प्रीक्लेम्सिया में ब्लड प्रेशर तो बड़ा होता ही है, इसके साथ साथ प्रोटीनूरिया भी होता है। ठीक है, अगर हम लोग सीवियर प्रीक्लेम्सिया की बात करें तो ब्लड प्रेशर भी बड़ा होता है, प्रोटीनूरिया भी होता है, और साइन ऑफ इंड ऑर्गन डैमेज भी देखने को मिलता है। ठीक है, और अगर एक्लेम्सिया होता है तो उसमें सीवियर प्रीक्लेम्सिया के साथ साथ सीजर्स भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे, ये थे हमारे डायग्नोस्टिक टेस्ट। चलिए हम लोग अब बात करते हैं मैनेजमेंट की। भाई मैनेज कैसे करेंगे अगर किसी फीमेल को प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं माइल्ड प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन की। माइल्ड, अगर किसी फीमेल को माइल्ड प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन है या फिर जेस्टेशनल हाइपरटेंशन है तो उसको कैसे मैनेज करेंगे। उसको मैनेज करने के लिए क्या करेंगे, मॉनिटर ब्लड प्रेशर, बीपी को हम लोग मॉनिटर करते रहेंगे। ठीक है, और प्रोटीनूरिया रेगुलरली, प्रोटीनूरिया और ब्लड प्रेशर को हम लोग रेगुलरली क्या करेंगे, मॉनिटर करेंगे। इसके साथ साथ यहाँ पर फिटल मॉनिटरिंग करेंगे। फिटल मॉनिटरिंग में क्या करेंगे, ग्रोथ स्कैन और डॉपलर स्टडीज करेंगे। इसके साथ साथ लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, लाइफ स्टाइल में क्या मॉडिफिकेशन करेंगे, रेस्ट करेंगे। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट करेंगे, और जो सोडियम लो सोडियम डाइट हम लोग यहाँ पर इंटेक करेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, ये मैनेजमेंट किसका है, माइल्ड प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन का है। अब हम लोग बात करते हैं अगर किसी फीमेल को प्री क्लेम्सिया है। ठीक है, क्या है, प्री एक्लेम्सिया है, तो हम लोग यहाँ पर क्या देंगे, क्या मैनेजमेंट देंगे। अगर किसी फीमेल को माइल्ड प्री एक्लेम्सिया है तो उस कंडीशन में क्या यहाँ पर मैनेजमेंट देंगे। मैनेजमेंट की यहाँ पर हम लोग बात करें तो पेशेंट को सबसे पहले हॉस्पिटलाइज करेंगे, हॉस्पिटल में क्लोज मॉनिटरिंग करेंगे पेशेंट की। ठीक है, इसके साथ साथ जो फीमेल है ना उसको एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशंस यहाँ पर डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है। कौन कौन मेडिकेशन दी जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है लेविटोलॉल। जो लेविटोलॉल है ना, जो लेविटोलॉल है ये एक ड्रग ऑफ चॉइस है। क्या है, ये है ड्रग ऑफ चॉइस, किसका है, ये है प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन का। ठीक है, एक्लेम्सिया प्री एक्लेम्सिया, एक्लेम्सिया प्री एक्लेम्सिया का जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो क्या है, लेविटोलॉल, या फिर जो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है प्रेगनेंसी में वो क्या है, लेविटोलॉल है, जो कि ड्रग ऑफ चॉइस है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये ड्रग। इसके साथ साथ फीमेल में मिथाइल डोपा दे सकते हैं और निफिडिपिन दे सकते हैं। ठीक है, तो ये ड्रग्स जो होती है ना ये एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स हैं। कौन कौन, लेविटोलॉल, मिथाइल डोपा और निफिडिपिन, ये प्रेगनेंसी में दी जाती हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या करेंगे, सीजर के लिए ड्रग्स यूज करेंगे प्रोफाइलेक्सिस के तौर पर, कि भाई आगे चलकर उसको सीजर ना आ जाए। ठीक है, सीजर आने से पहले ही हम लोग क्या देंगे, मेडिकेशन देंगे। तो सीजर को प्रिवेंट करने के लिए कौन सी मेडिकेशन देते हैं, मैग्नीशियम सल्फेट देते हैं। क्या देते हैं, मैग्नीशियम सल्फेट देते हैं सीवियर केस में। यानी कि सीवियर प्रीक्लेम्सिया में क्या देंगे, यहाँ पर क्या देंगे हम लोग, मैग्नीशियम सल्फेट देंगे। क्या देंगे, MgSO4 देंगे, MgSO4 देंगे, किसको, सीजर को प्रिवेंट करने के लिए। राइट, नेक्स्ट है यहाँ पर कॉर्टिकोस्टेरॉइड। जो फीमेल इसको कॉर्टिकोस्टेरॉइड दे सकते हैं ताकि जो फिटस है उसके लंग्स मैच्योर हो सकें। और यहाँ पर प्रीक्लेम्सिया का जो डिफिनेटिव मैनेजमेंट होता है ना वो होता है वेजाइनल डिलीवरी एट 37 वीक्स। 37 वीक्स पे क्या है, उसकी वेजाइनल डिलीवरी करवा देनी है। ठीक है, तो ये था मैनेजमेंट किसका, प्रीक्लेम्सिया का। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहाँ पर मैनेजमेंट ऑफ सीवियर प्री एक्लेम्सिया और एक्लेम्सिया की कंडीशन में। अगर किसी फीमेल को सीवियर प्री एक्लेम्सिया है या फिर एक्लेम्सिया है तो उसमें क्या मैनेजमेंट देते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर इमीडिएटली पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करते हैं। ठीक है, आईसीयू सेटिंग में, वहाँ पर क्लोज मॉनिटरिंग की जाती है। भाई आईसीयू सेटिंग में क्या होता है, क्लोज मॉनिटरिंग होती है पेशेंट की, तो इमीडिएटली हॉस्पिटलाइज करना है।
एक्टिव बेड रेस्ट होना चाहिए, ठीक है, 24 आवर का बेड रेस्ट होना चाहिए। चेक ब्लड प्रेशर, रेगुलरली जो है कंटिन्यूसली ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करना है, ठीक है। वेट मॉनिटर करना है, प्रोटीनूरिया मॉनिटर करना है, एलएफटी और केएफटी टेस्ट करवाने हैं, ठीक है। इसके साथ साथ कोगुलेशन प्रोफाइल को यहाँ पर चेक करना है। तो ये सारी चीज़ें क्या करना है, चेक करना है। इसके साथ साथ फिटल मॉनिटरिंग, जो फिटस है उसको मॉनिटर करते रहना है कि भाई जो फिटल हार्ट साउंड है, फिटल हार्ट रेट है, उसको कंटिन्यूसली मॉनिटर करना है। किसमें, सीवियर प्रेक्लेम्सिया और एक्लेम्सिया के कंडीशन में। इसके साथ साथ सीजर्स को कंट्रोल करना है। सीजर को कंट्रोल करने के लिए कौन सा मेडिकेशन देंगे, सीजर को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर मैग्नीशियम सल्फेट देते हैं, ठीक है, MgSO4 देते हैं। ये अब ड्रग ऑफ चॉइस है किसका, ये ड्रग ऑफ चॉइस है किसका, ये है एक्लेम्सिया का ड्रग ऑफ चॉइस, अगर आपको सीजर्स को कंट्रोल करना है, ठीक है। आपको याद रखना है कि यहाँ पर प्रेगनेंसी में अगर सीजर्स आ रहे हैं तो उसको एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स नहीं देते हैं, ठीक, एंटी कन्वर्जन ड्रग नहीं दिए जाते हैं। प्रेगनेंसी में अगर सीजर्स आ रहे हैं तो सीजर्स को रोकने के लिए यहाँ पर MgSO4 ही दिया जाता है, ठीक है। कैसा देना, बोलस देना है, फॉलोड बाय मेंटेनेंस। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, डिलीवरी। यहाँ पर ध्यान देना है कि अगर किसी फीमेल को सीवियर प्रेक्लेम्सिया है तो क्या करना है, उसकी फिटस की डिलीवरी करवा देना है। कब करवा देना है, इक्वल टू मोर देन 34 वीक्स पे, ठीक है। अगर किसी फीमेल को एक्लेम्सिया की कंडीशन है तो उसको इमीडिएटली डिलीवरी करवानी है फीमेल की, ठीक है। तो ये था मैनेजमेंट किसका था, सीवियर प्रीक्लेम्सिया और एक्लेम्सिया का। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर कॉम्प्लिकेशंस की। मैटरनल कॉम्प्लिकेशंस की सबसे पहले बात करते हैं कि भाई जो मदर है ना, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी, क्या क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेंगे। मदर में अगर बात करें तो एक्लेम्सिया यानी सीजर्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। प्लेसेंटल एब्रप्शन, प्लेसेंटा अब्रप्शन देखने को मिल सकता है, ठीक है। इसके साथ साथ डिसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोगुलेशन यानी DIC देखने को मिल सकता है। इसके साथ साथ स्ट्रोक और इंट्रासेरिब्रल हिमोरेज हो सकता है, ठीक है। हेल्प सिंड्रोम बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर हेल्प सिंड्रोम देखने को मिल सकता है। हेल्प सिंड्रोम का मतलब क्या होता है, H का मतलब होता है हीमोलाइसिस, E और L का मतलब होता है एलिवेटेड लीवर एंजाइम्स, और L और P का मतलब होता है लो प्लेटलेट काउंट, ठीक है। तो ये हेल्प सिंड्रोम जो है किसका कॉम्प्लिकेशन है, ये प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन का कॉम्प्लिकेशन है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। चलिए हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं कॉम्प्लिकेशंस की, फिटल कॉम्प्लिकेशंस की। फिटस है, जो मदर के यूट्रस के अंदर जो फिटस है उसमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं अगर फीमेल को प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन होता है। तो यहाँ पर इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन यानी IUGR हो सकता है, ठीक है। जो बच्चा है उसकी ग्रोथ रुक सकती है, क्योंकि यहाँ पर प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन में जो ब्लड सप्लाई होता है डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए उसको IUGR हो सकता है। प्री टर्म बर्थ हो सकता है, ठीक है, स्टिल बर्थ हो सकता है, ठीक है, यानी बच्चे की डेथ हो सकती है यूट्रस के अंदर ही। इसके साथ साथ हाइपोक्सिया और लो अपगार स्कोर देखने को मिल सकता है। तो ये क्या है कॉम्प्लिकेशन, फिटल कॉम्प्लिकेशन है। आई होप आप लोग सारी ये समझ गए होंगे। तो ये टॉपिक को बहुत ही अच्छे से समझना है, नोट्स अच्छे से बनाने हैं और आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। आई होप आप लोग सारी चीज़ समझ गए होंगे। अगर आपको PDF नोट्स चाहिए तो आप हमारे GS मेडिकल अकेडमी एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना, वहाँ पर आपको ये PDF नोट्स मिल जाएगा। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग।